वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मध्वज वाहकों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सम्मुख मैं उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर के, और आशा है आपको इस विषय में रुचि होगी, कुछ जानकारी मिलेगी और हम कुछ जानेंगे। और ये विषय एक बार फिर शेक्सपियर को लेकर है। जैसा कि पिछली कई वार्ताओं में मैंने देखा, एक दो टिप्पणीकारों ने यह लिखा कि आप एक दो रचनाओं को लेकर के शेक्सपियर के विषय में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अनेक रचनाएं हैं और सबको देखना चाहिए। तब से मेरा प्रयास रहा है कि शेक्सपियर की अधिकतम रचनाओं को पढ़ें और उन पर अपना वक्तव्य मैं दूं, अपनी टिप्पणी दूं, टीका करूं, और जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सम्मुख रखूं। शेक्सपियर को इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि इस आदमी का प्रभाव, इस व्यक्ति का प्रभाव भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि शायद ही कोई भारतीय लेखक इतने भाग्यशाली होंगे जिनको कि इतना पढ़ा जाता होगा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जितना कि शेक्सपियर को पढ़ा जाता है और अब तक पढ़ा गया है। मुझे इसका भी कोई कारण नहीं समझ में आता कि क्यों इसको इतना महत्व दिया गया शेक्सपियर को। तब से मैंने इनके विषय में बात करना आरंभ किया। भारतीय दृष्टि क्या है साहित्य को लेकर? आप सबको ज्ञात होगा कि भारत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारत संसार में भाषाओं की जननी है। भारत से पूर्व हमें ज्ञात नहीं है कि कहीं और कोई भाषा बनी हो, उस भाषा में पुस्तकें लिखी गई हो, साहित्य लिखा गया हो। तो प्रथम तो भाषा, संख्या और फिर साहित्य। हमारा साहित्य जितना प्राचीन है उसके समानांतर संसार में कहीं कोई ग्रंथ हमें नहीं दिखाई देता। यदि क्रमशः हम उल्लेख करें तो हमारे वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं, उनके बाद जो है वेदांग हैं, वैदिक साहित्य हैं, और उसके बाद में आप रामायण को ले सकते हैं, फिर महाभारत को ले सकते हैं और पुराणों को ले सकते हैं। तो महाभारत इस क्रम में बाद में आता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि 5,500 6,000 वर्ष पुरानी बात है। कलयुग जो है अभी कुछ 5400 कुछ वर्ष हुए। तो उस हिसाब से देखें कि महाभारत के समानांतर भी कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता संसार में। यूरोप आदि का जो विकास है वो तो विकास क्रम में बहुत पीछे रहा है, क्योंकि वहां पर बर्फ जमी थी। लेकिन शेष क्षेत्रों में भी हमें कहीं ज्ञात नहीं है कि महाभारत के समय के समानांतर या महाभारत के समानांतर कोई और ग्रंथ किसी और देश में लिखा गया। इसका अभिप्राय क्या है जो मैं कह रहा हूं? इसका अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ जो साहित्य की रचना हो रही है वो अनंत काल से हो रही है, अति प्राचीन काल से हो रही है। इसलिए साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य जिसको कहते हैं, उसकी भी रचना हमारे यहाँ ही हुई है और होती जा रही है, आज भी हो रही है। यदि भारत की सभी भाषाओं में के साहित्य को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको टक्कर देने वाला, इसके समानांतर बहुत कम स्थान होंगे संसार में जहां का साहित्य हमारे आसपास आएगा।
तो भारत में हम क्या होते हैं, दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। थोड़ा देखते हैं, कोई हिंदी देखता है, कोई तमिल देखता है, कोई तेलुगु देखता है, कोई बांग्ला देखता है। लेकिन यदि समग्रतः बात की जाए, कश्मीरी से लेकर तमिल तक, उधर गुजराती से लेकर असमिया तक, और असमिया तक ही क्यों, मणिपुर क्यों नहीं, नगा प्रदेश क्यों नहीं, उनकी भी कथाएं हैं, उनका भी साहित्य है। भले वो बाद में लिखा गया हो या आज लिखा जा रहा हो, लेकिन वाचिक परंपरा में, मौखिक परंपरा में वो कथाएं उपस्थित नहीं। तो हमारे देश में इतना कुछ रहा है, फिर क्या कारण है कि हमने शेक्सपियर को महत्व दिया और इतना सर चढ़ाया इस आदमी को, इस व्यक्ति को, कि मेरे मन में ये प्रश्न उठता रहा बचपन से लेकर आज तक। बचपन में इतनी समझ नहीं थी, इसलिए मैं चुप रह जाता था। लोग कहते थे शेक्सपियर शेक्सपियर, वो कोई मापदंड था, कोई मानक था, कोई स्टैंडर्ड था इंटरनेशनल। हालांकि यहां भी हम दृष्टि दोष के शिकार हैं। हम कितना जर्मन साहित्य को जानते हैं, हम कितना फ्रेंच साहित्य को जानते हैं, हम कितना लैटिन साहित्य को जानते हैं, कितना ग्रीक साहित्य को जानते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेज हमारे यहां रहे, उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य को जोड़ दिया, तो हमें उसको पढ़ना पड़ा। और धीरे धीरे हमें लगा कि इसी को पढ़ के हम उन्नति कर सकते हैं, हम आधुनिक कहे जा सकते हैं, मॉडर्न कहे जा सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है शेक्सपियर को बना दिया। इसलिए मैं बार बार शेक्सपियर की तरफ मुड़ता हूं और शेक्सपियर की अधिकतम रचनाओं का आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं, ताकि स्वयं आप निर्णय ले सकें कि यह देश कितना निरर्थक काम करता रहा है। क्यों इस व्यक्ति को कोई पढ़ेगा, लेखक है भी या नहीं, और इसका आधार क्या है, निकष क्या है, कसौटी क्या है, तो वह है भारतीय साहित्यिक दृष्टि। हम किस दृष्टि से साहित्य की रचना करते रहे हैं। कालिदास को देखिए, भवभूति को देखिए, अन्य को देखिए, या हमारे जो अन्य रचनाएं हैं, चाहे वो सूरदास हो, कालिदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, रसखान हो, जायसी हो, रीतिकालीन कवि हैं, बाद के कवि हैं, तो उनकी रचनाओं को देखें, बाद के कहानीकारों को देखें, उपन्यासकारों को देखें, तो आपको लगेगा कि शेक्सपियर तो इनके सामने कहीं ठहरता नहीं। और वही हम आज आपसे बात करेंगे। आज का जो नाटक है, शेक्सपियर का नाटक मैंने लिया है, वह है तिल का ताड़। शेक्सपियर का यह नाटक है तिल का ताड़, और इसके अनुवादक हैं रांगे राघव। तिल का ताड़ इसको हिंदी में कहा गया, वैसे इसका जो अंग्रेजी नाम है वह है मच अडू अबाउट नथिंग। मतलब बहुत सारी कुछ किया लेकिन प्रयोजन कुछ नहीं था, इसीलिए कुछ है नहीं, लेकिन आपने बहुत बड़ा उसको बना दिया बेवजह, अकारण। ये तिल का ताड़ जो है, ये शीर्षक का अर्थ हुआ। अब मैं कई बार सोचता हूं कि रांगे राघव है या हरिवंश राय बच्चन हो, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी इन पुस्तकों को अनुवाद करने की। तो ये लोग एक प्रकार से शेक्सपियर के एजेंट थे। ये शेक्सपियर को घर घर पहुंचाना चाह रहे थे, शेक्सपियर का प्रचारक थे, शेक्सपियर के लिए कुछ करना चाह रहे थे, जैसे ये ऋणी हो शेक्सपियर का और ऋण चुकता कर रहे हो। तो पहले तो मैं मानता हूं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया लोग थे, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन हो या रांगे राघव हो। क्या आवश्यकता पड़ी थी इनको ऐसा करने की? क्यों इन्होंने भारत की किसी अन्य भाषा के साहित्य का अनुवाद किया, संस्कृत का अनुवाद करते, पाली प्राकृति में बहुत सारे ग्रंथ थे उनका अनुवाद करते, वो न करके अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद कर रहे। अब एक तो करेला तीता, ऊपर से नीम चढ़ा,
अब आप देखिए रांगे राघव क्या कहते हैं, जिस भाषा में शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद नहीं है वह उन्नत भाषाओं में कभी नहीं गिनी जा सकती। अरे आप हैं कौन ये मानने वाले? मतलब उन्नत भाषा यदि संसार में है तो उसमें शेक्सपियर की रचना होनी चाहिए। आपको क्या पता कि जर्मन में कुछ और बढ़िया साहित्य रहा होगा, या रूसी भाषा में रहा होगा, या फ्रेंच में रहा होगा, या ग्रीक में रहा होगा, लैटिन में रहा होगा, डच में रहा होगा। मतलब आप संसार की सभी भाषाओं को एक प्रकार से कोस रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि स्थान पर क्या यह नहीं लिख सकते थे आप कि जिस भाषा में निराला की रचनाओं का अनुवाद नहीं वो भाषा तुच्छ है, निकृष्ट है, या कालिदास की रचनाओं का अनुवाद नहीं है, या जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का अनुवाद नहीं है, कहते आपका हाड़ हिल रहा था। इसका मतलब ही है कि इन लोगों के पास रीढ़ नहीं थी, इनमें राष्ट्र प्रेम नहीं था, अपनी भाषा के प्रति भी प्रेम नहीं था, अपने साहित्य के प्रति भी प्रेम नहीं था। तभी ये शेक्सपियर के आगे साष्टांग लेट जाते हैं। किस लिए? अब आप इस कथा को भी देखेंगे। ए मच अडू अबाउट नथिंग अर्थात तिल का ताड़ जो रांगे राघव ने नाम दिया, एक कथा क्या है? कथा है कि इसमें एक सज्जन है डॉन पेड्रो। पेड्रो जो है एरोगन के राजकुमार है। एरोगन जो ये स्थान है, ये पूरी की पूरी जो पटकथा है वो इटली उसका स्थान है। इटली में ये कथा है, इटली की कथा है। तो एक सज्जन है डॉन पेड्रो, वो राजकुमार है, अर्थात राजा के बेटे हैं, और इनका एक भाई है जिसका नाम है डॉन जॉन। तो इनका नाम है पेड्रो, भाई का नाम है जॉन। जॉन क्या है? भाई तो है, लेकिन भाई कैसा है? भाई यह है कि एरोगन का जो राजकुमार है उसका बाप पिता अर्थात राजा की एक रखैल थी, उस रखैल का पुत्र है जॉन। और ये आप देखेंगे कि शेक्सपियर के अनेक रचनाओं में रखैल पुत्र आते ही आते हैं। हमने पिछली हमारी वार्ताएं आप सुनेंगे तो आपको वो वैसे पात्र मिल जाएंगे। और जो ये ऐसे पात्र होते हैं वो क्या होते हैं? विध्वंसक होते हैं, वो खलनायक होते हैं। मैंने अपनी पिछली वार्ताओं में भी इस बात का उल्लेख किया है कि भारत में जो हमारी धार्मिक परंपरा रही है, धर्मशास्त्र स्मृतियां जिनके आधार पर यह देश चलता रहा है, उसमें कोई भी विवाह यदि करे, विवाह के अनेक प्रकार हैं, लेकिन किसी प्रकार के विवाह से उत्पन्न जो संतति है, संतान है, उसको अवैध नहीं कहते हैं। और जब अवैध नहीं कहते हैं तो उसको फिर यह भी नहीं कहते हैं कि वह रखैल का बेटा है। देखिए कितना अपमानजनक है। यदि आप एक मिनट के लिए कल्पना करें कि कोई शिशु जो उत्पन्न होता है किसी भी प्रकार के संबंध से, तो संबंध स्थापित करने वाले गलत हो सकते हैं ना, उसका दंड, उस सामाजिक दंड हो या आर्थिक दंड हो, वो शिशु क्यों झेले? शिशु ने कौन सा अपराध किया है? लेकिन यह समाज कितना निकृष्ट और पतित है कि यहां वो शिशु बड़ा होता है, वयस्क होता है और बड़ा होकर मर जाता है, लेकिन समाज उसको अवैध संतति, अवैध संतान के रूप में संबोधित करता है और उसको रखैल का बेटा कहा जाता है। दूसरा क्या है? हमारे शास्त्रों में विवाह के जितने प्रकार हैं और उनसे उत्पन्न जितने प्रकार के पुत्र पुत्रियां हैं, उनको संपत्ति में क्या हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। आप मनुस्मृति को देखें या किसी और स्मृति को देखें, उनमें आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि वह बच्चा कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानेगा कि उसके साथ समाज ने अन्याय किया है या उस पिता ने अन्याय किया है।
तो उसके साथ न्याय होता है, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है। यही कारण है कि भारत का समाज सदैव स्वस्थ समाज रहा है और यहां चाहे जैसा भी संबंध हो उसको विधि सम्मत माना गया है। शर्त केवल यह थी कि संबंध चाहे जैसा भी हो, बाद में उसके पश्चात आप विधि सम्मत रूप से विवाह कर लें। विवाह बंधन में बंध जाने के बाद उसके पूर्व में किया हुआ जो कार्य है उसको भी वैधानिक श्रेणी में रखा जा सकता है। इसीलिए समाज फलता फूलता रहा और आज भी मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसा सुदृढ़ समाज, स्वस्थ समाज, वैसे हमारे में बिगाड़ बहुत आया है, बहुत कमियां आई है, हम पर भी वो बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, लेकिन अभी भी यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप देखें तो भारत का हिंदू समाज सर्वाधिक स्वस्थ समाज है, सबसे सुंदर समाज है। इसका कारण उसी का एक परिणाम है कि आज संसार भर में शासन करने की, यहां तक कि व्यापार और कंपनी चलाने की जो शक्ति और क्षमता है वो केवल और केवल हिंदुओं में है, सर्वाधिक। अन्यथा इतने सारी कंपनियों के संसार भर में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके सीईओ हिंदू क्यों होते? आप हमेशा भारतीय सुनते हैं कि भारतीय होते हैं, लेकिन भारतीयों के नाम देखिए, वो सारे के सारे हिंदू होते हैं। इसलिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी यदि हम उन धर्मशास्त्रों को अपनाएं, अधिकाधिक अपनाएं, तो कोई कारण नहीं कि हम फिर से पुराना अपना ऐश्वर्य जो समय था, जो गौरवमय समय था, उसकी पुनर्प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो कहानी यह है इसमें नाटक की कि जो पेड्रो है वो राजकुमार है, जॉन उसके बाप की रखेल का बेटा है और एक व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस नाटक में, वो है लियोनेटो। लियोनेटो नाम का व्यक्ति गवर्नर है और उस गवर्नर जिस क्षेत्र का है उसका नाम है मैसीना। तो मैसीना का गवर्नर है लियोनेटो। लियोनेटो की एक पुत्री है, उसका नाम है हेरो, और उसकी एक भतीजी है, उसका नाम है बिएट्रिस। अब होता यह है कि बिएट्रिस जो है बहुत सुंदर है भतीजी, और बेटी हेरो बहुत सुंदर है, और हेरो जो है युवती है, यह भी युवती है। दोनों को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि पढ़ी लिखी स्त्रियां होती हैं। गवर्नर की बेटी और भतीजी है। जॉन पेड्रो के साथ दो व्यक्ति और जुड़े हुए, एक का नाम है बेनेडिक्ट और दूसरा का नाम है क्लॉडियो। क्लॉडियो फ्लोरेंस का रहने वाला एक सरदार है और बेनेडिक्ट पैंदुआ का एक सरदार है। तो ये जो नाटक है ये वस्तुतः जो फ्लोरेंस का जो युवक सरदार है क्लॉडियो और लियोनेटो जो मैसीना का गवर्नर है उसकी बेटी हेरो के बीच जो शादी होने वाली है, मैरिज होने वाला है, इसको आप विवाह मत कहिए, क्रिश्चियनिटी में विवाह नहीं होता है, वो मैरिज होता है। मैरिज का अर्थ बिल्कुल भिन्न है, विवाह नहीं है। तो इसका मैरिज होना है क्लॉडियो का हेरो से, और दूसरी जो जोड़ी बनती है वो बेनेडिक्ट से बिएट्रिस की जोड़ी बनती है। अब कथा यह है कि बिएट्रिस लड़की जो है भतीजी, वो बहुत ही बड़ी चंचला है, नटखट है और वाकपटु है। वाकपटु इतनी है कि वो बोलती ही जाती है, किसी को अपने सामने ठहरने नहीं देती है, और अपने मैरिज को लेकर के, अपनी शादी को लेकर के उसकी जो अभिलाषा है वो भी बहुत ही भिन्न प्रकार की है, बल्कि विचित्र कह सकते हैं। तो परिणाम यह है कि उसको कोई पुरुष मिलता नहीं है,
और उसके और बेनेडिक्ट के बीच में काफी वार्तालाप तो होता है, लेकिन वो वार्तालाप होता है जैसे एक दूसरे की टांग खींचने के बराबर। इस जोड़ी के विपरीत जो हीरो है लड़की, अर्थात लियोनार्डो की बेटी और क्लॉडियो, इनके बीच में बड़ी गंभीरता पूर्वक जो है प्रेम प्रसंग आरंभ होता है। प्रेम प्रसंग आरंभ कराने का जो कार्य है वो कौन कराता है? तो वो पेड्रो कराता है, अर्थात राजकुमार कराता है। तो सुनियोजित तरीके से वहां पर जो चलन है नाच गाना और ये वो, उसमें भी विचित्र बात, जब ये नाचते गाते हैं तो हर व्यक्ति अपने चेहरे पे जो पुरुष है वो मुखौटा लगाता है। मुखौटा क्यों लगाता है? कि उसको लड़की पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन सा व्यक्ति है, और उसके साथ वो डांस करता है। मैं इंग्लैंड में था और मैंने इस तरह का देखा है, डांस नाच आज भी होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई लड़की कैसे बिना जाने किसी पुरुष के साथ डांस कर सकती है, जबकि उसका चेहरा वो पहचान ही नहीं सकती। उसको वो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है, फिर भी वो डांस करेगी। तो ये विचित्र सी बात है, लेकिन ऐसी ही घटना घटती है, डांस होता है। और पेड्रो बहुत प्रयास करता है कि ये जो क्लॉडियो है, अर्थात फ्लोरेंस का सरदार, उससे हीरो का प्रेम हो जाए। ऐसा होता भी है। थोड़े दिनों में दोनों का प्रेम बढ़ता है, प्रगाढ़ होता है, और बात यहां तक पहुंचती है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी करने के लिए क्लॉडियो, जैसे कि होता है, युवक है और वो प्रेम में है, तो वो उद्विग्न है कि कितनी जल्दी हीरो उसको मिल जाए। वो बेचैन है, वो समय गंवाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी ओर चूंकि मैसीना का गवर्नर है इसका, लड़की का बाप, तो वो कहता है कि हम ऐसे शादी नहीं करना चाहते, हमें तो काफी समय चाहिए शादी की तैयारी करने के लिए। वैसे सच्चाई ये है कि क्रिश्चियनिटी में कोई शादी की तैयारी कोई कुछ भी कर ले, होता क्या है, वो 5 मिनट का एक काम होता है चर्च में। जैसे मुसलमानों में कहा जाता है तुम्हें कबूल है, तुम्हें कबूल है, हो गया हो गया। इस सब में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों को पार्टी देने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, नाच गाने के लिए, तरह तरह के उत्सव मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, इसके लिए समय चाहिए। अनेक लोगों को निमंत्रण देने के लिए उसके लिए समय चाहिए। तो लियोनार्डो समय मांगता है, कहता है कि नहीं, हमें तो पर्याप्त समय चाहिए, हम बहुत लोगों को बुलाएंगे और बहुत बड़ा जो है उत्सव करेंगे, ऐसे करेंगे। ये एक तरफ ये घटना चल रही है, ये बात हो रही है। दूसरी ओर बेनेडिक्ट और बिएट्रिस के बीच में देखने से तो लगता है दोनों में बहुत कटुता है। दोनों एक दूसरे को लगता है कोसते हुए नजर आ रहे हैं, चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, टांग खींचते नजर आ रहे हैं। परंतु जब हीरो का की शादी तय हो जाती है, तो चाहे पेड्रो हो या लियोनार्डो हो, जो कि हीरो का बाप है, वो दोनों चिंतित हो जाते हैं। चिंतित इस बात को लेकर होते हैं कि भाई मेरी बेटी हीरो है, उसकी तो शादी हो जाएगी, भतीजी क्या कुंवारी रह जाएगी? तो ये सब इस विषय पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, और पेड्रो भी चाहता है, अन्य लोग भी चाहते हैं, और बेनेडिक्ट को तैयार किया जाता है कि भाई तुम करो। और बेनेडिक्ट संयोग से वो, बिएट्रिस बहुत सुंदर है देखने में, तो वो उसके प्रति लालायित रहता है, वो चाहता है कि उससे उसको प्यार हो जाए। लेकिन बिएट्रिस के मूड का किसी को पता नहीं, क्योंकि वो कभी कहती है मैं तो शादी नहीं करूंगी, कौन मुझसे शादी करेगा, मैं उसको तो अपने योग्य नहीं समझती, वो तो बहुत, मतलब उसकी जो शर्तें हैं वो बहुत भयंकर हैं, उसमें ये गुण होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, 50 तरह की बातें कहती हैं जो कि सामान्यतः व्यवहारिक नहीं लगती। लेकिन वो तैयारी होती है और बहुत लोग लग जाते हैं, तो बाद में बिएट्रिस जो है इसकी तरफ झुकती है, और दोनों में प्रेम का, कहिए कि, अंकुर फूटने लगते हैं। इस बीच हीरो और जो क्लॉडियो, उसकी शादी की तिथि निकट आ जाती है। अब सब कुछ सुनियोजित ढंग से सब कुछ चल रहा है।
अब अचानक इसमें जो डॉन जॉन है, उसकी बाप की रखेल का बेटा, अर्थात पेड्रो का भाई, वह विध्वंसक बातें करता है। वो अचानक खलनायक बन जाता है और वो कहता है कि मुझे तो आनंद आता है दुनिया को बर्बाद करने में, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, उसको जीने नहीं दूंगा। और ये जो दोनों शादी का प्रकरण है हीरो वाला विशेषकर, इसमें चूंकि पेड्रो शामिल है, तो वो जो पेड्रो है राजकुमार, उसको वो चाहता है कि इसकी छवि खत्म हो जाए, इसको हम बर्बाद कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए परसों चर्च में शादी होनी है, तो ये जो जॉन डॉन है ये अपने कुछ गुप्तचर खड़े करता है। गुप्तचरों को ऐसा सिखाता है कि हीरो जिस घर में रह रही है उस घर के पास बालकनी जो खिड़की है, उस खिड़की से वो मुंह निकाले या कुछ ऐसा करे, और सामने से कोई पुरुष यदि जा रहा हो तो उससे वो बात करता हुआ दिखे दूर से रात्रि बेला। तो होता यह है कि जॉन डॉन बहुत पैसे देता है अपने इन गुप्तचरों को, बदमाशों को, गुंडों को, जो ये काम करे। तो ये काम करने के लिए उस समय का कुछ 1,000 जो कुछ भी उसकी जो उस वहां की मुद्रा है वो देता है, और वो चाहता है कि इसके चरित्र पर लांछन लग जाए, और दूर से ले जा करके, चाहे ये पेड्रो हो या उसका लियोनो, जो जो क्लॉडियो, जिस जो विवाह करने वाला होता है, शादी करने वाला, उन दोनों को हम रात में दिखाएं दूर से कि देखो ये लड़की जो है उल्टा है, चरित्रहीन है, इसका पर पुरुषों से संबंध है, और ऐसा संबंध है जैसे लग रहा है बहुत लंबे समय से संबंध चल रहा है इसका। तो ऐसे से तुम कैसे शादी करोगे? स्वाभाविक है जो युवक शादी करने जा रहा है उसको यह दृश्य दिखेगा तो वो भला कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसी की तैयारी होती है, और जैसे जैसे उसने सोचा था डॉन जॉन ने, वैसे ही वैसे ये काम होता है। होता क्या है कि ये जो लड़की हीरो है वो खिड़की पर आती भी नहीं है, उसके रूप रंग में बना पहनावा ओढ़ावा में उसकी जो परिचारिका है अर्थात सेविका है वो खिड़की के पास आती है, और कोई युवक जाता है बगल से खिड़की पास, वो उससे बात करता है। लेकिन रात के अंधेरे में दूर से इन लोगों को तो ये बताना है कि देखिए वो कमरा जो है वो हीरो का है, और उस कमरे में हीरो ही हो सकती है, और ये जो काम कर रही है वो हीरो ही कर रही है। तो ये देखने के बाद क्लॉडियो आपे से बाहर हो जाता है, पेड्रो भी आपे से बाहर हो जाता है, और इन दोनों की, अब मैं तो समझ नहीं सकता इस कथा को कैसे बुनना चाह रहा था शेक्सपियर, लेकिन इन दोनों की योजना ये है, विशेषकर क्लॉडियो की, कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, अब हम मैसीना का जो गवर्नर है लियोनेटो, वो जब शादी के समय चर्च में होगा अपनी बेटी के साथ, तब मैं बेटी का अपमान करूंगा भरी सभा में, भरे समाज में। और ऐसा ही होता है। ऐसा अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है ऐसी, और इतना बुरा भला लियोनेटो कहते, वो क्लॉडियो कहता है लियोनेटो को भी और उसकी बेटी को भी कि तुम्हारी बेटी तो चरित्रहीन है, उल्टा है, वो कैसे। और ये दोनों तो स्तब्ध हैं, इनको काटो तो खून नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। अब ऐसा सुनते 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 हीरो मूर्छित हो जाती है, गिर जाती है, और ये जो क्लॉडियो है और पेड्रो है ये सब चर्च से बाहर चले जाते हैं। अब देखिए दृश्य क्या बनता है। दृश्य यह बनता है कि चर्च का जो पादरी है, जो शादी कराने वाला है, वह आता है और वह कहता है कि ऐसा है, आप एक काम कीजिए, हीरो को घोषणा कर दीजिए समाज में कि ये मर गई है, वो मूर्छित है, मर गई है, और इसको मरा हुआ मान करके ही हम रखेंगे छुपाकर, और कब्र में इसकी जो वो जो सेमेट्री होती है हम वो भी बना देंगे, उस पर नाम लिखवा देंगे कि हीरो मर गई, अर्थात कब्र बनवा देंगे, और समाज में ये बात फैल जाएगी,
और इससे यह सिद्ध होगा कि वो निर्दोष थी, अन्यथा वो जीवित रहती। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि क्या किसी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसका मारना आवश्यक है। और चर्च का पादरी देखिए, उसकी खोपड़ी देखिए कैसी औंधी खोपड़ी है कि वह कहता है इसको मरा हुआ मानो, और ऐसा ही कराया जाता है। हेरो को मृत मान लिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है, अर्थात संसार से वो बिल्कुल छुप गई है, गुप्त जीवन जी रही है। उसकी कब्र बना दी जाती है, कब्र पर उसका नाम लिखा होता है। इस बीच में क्या होता है कि वहां का जो शासन है, स्थानीय शासन है, तो जब रात में ये लोग जाते हैं, किसी की खिड़की के पास कोई जाता है, नीचे भी कोई खड़ा है, दो व्यक्ति हैं जो मिलके ये काम कर रहे हैं, तो जो दरबान है, सिपाही है, रात में वो इनको दबोच लेता है और सिपाही दबोच करके इनको उठा पठा के ले जाता है। जो भी आपको वहां पर कोर्ट सिस्टम है, नगर पालिका है, वहां पे ले जाता है। वहां ले जाता है, तब वो बात खुलती है कि इसको 1000 ड्यूकेट या कोई मुद्रा दी गई थी, और दी है डॉन जॉन ने, और उसने दी है कि तुम इस लड़की का को सार्वजनिक रूप से अपमान करो ताकि इसकी शादी न हो सके। अब क्या है, इस बीच में इस घटना की जानकारी लियोनार्डो को नहीं, उसकी बेटी का अपमान हुआ है, साथ में उसका अपमान हुआ है। वह अपने विषय में सोचता है कि ऐसी लड़की पैदा ही क्यों हुई, ये मर क्यों नहीं गई, इसने मुझे इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी। लेकिन वो कहता है कि अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्लॉडियो को, उसको हम मारेंगे पीटेंगे। राजकुमार के विरुद्ध खड़ा हो जाता है वो। उसका एक अपना भाई है, सगा भाई है, वो भी तैयार हो जाता है लड़ने को, मरने मारने को उतारू हो जाता है। ये लोग जाते हैं, तलवारबाजी करते हैं, करने को उतारू होते हैं। इस बीच में बिएट्रिस और जो बेनेडिक्ट है, उनके बीच में प्रेम प्रगाढ़ होने लगता है। और बिएट्रिस की चूंकि बहन के साथ ऐसी घटना घटी है, और उसको भी नहीं पता है कि बहन जीवित है कि क्या है, लेकिन उसको ये बताया गया कि बहन तो मर गई। तो वो बेनेडिक्ट सरदार होता है, युद्ध में जाने लायक होता है, तो उसको कहती है, शर्त रखती है कि तुम जाओ और क्लॉडियो को मार के आओ, तभी मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि मेरी बहन चरित्रहीन नहीं थी, मेरी बहन अच्छी थी। अब बेनेडिक्ट भी उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। अब जब लड़ाई उड़ाई होती है, उसके बाद में वहीं पर ये सिपाही, नगर पालिका, कोर्ट, ये सारी बातें खुलती, परत दर परत खुलती हैं। तब जो है वो जो डॉन जॉन है, वहां से भाग खड़ा होता है, कहीं दूर देश चला जाता है भाग के। उसको लगता है अब तो हमारी पिटाई होगी, क्योंकि भांडा फूट गया। अब इसके बाद में अंततोगत्वा जब सबको सब कुछ की जानकारी होती है, तब जाकर के हेरो को लाया जाता है, और लियोनार्डो और क्लॉडियो और हेरो के बीच में शादी होती है। बेनेडिक्ट और बिएट्रिस के बीच में भी शादी होती है। अब कथा को जो आपके सामने मैंने रखी है, इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है? इस कथा में क्या है जो हम सीखें? इस कथा में क्या है जो हम घर ले जाएं? क्या है जो हमारी स्मृति में रहे? मतलब एक साधारण सी बात है कि कहीं कोई शादी होने वाली है, और उसमें विघ्नकर्ता कौन है, विघ्न संतोषी कौन है? तो किसी रखैल का बेटा है। और यदि ऐसा हो भी गया तो समाज में इतना दम नहीं है कि वो लड़की या लड़की का बाप ये कहे कि भाई ये लड़की तो निर्दोष है। तो चर्च बीच में आता है, और चर्च उसकी एक हिसाब से मृत घोषित कर देता है। आपने कहीं ऐसा सुना है? ऐसा संसार में अनेक बार हुआ है या होता रहता है कि किसी के ऊपर कोई लांछन लगा दिया जाए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए। हाँ, ये है कि लोगों ने आत्महत्या की है अपमान से बचने के लिए, लेकिन यहां तो लड़की जीवित है। समाज ने या चर्च ने उसकी हत्या की एक हिसाब से। क्यों कर रहे हो भाई? उसको मृत घोषित तुमने क्यों किया? तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा इसमें। मच अडू अबाउट नथिंग। मुझे लगा कि ये व्यर्थ की रचना है,
इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसमें बड़े लंबे लंबे संवाद हैं, लंबी लंबी बातें हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि इस नाटक का मंचन करना कितना कठिन होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि यदि भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह की रचना का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हम इससे कुछ भी सीखते नहीं हैं, हमें कुछ शिक्षाप्रद नहीं मिलता। दूसरा, जिसको आप संस्कार कहते हैं, जिसको आप नैतिकता कहते हैं, वैसा तो कोई तत्व इसमें दिखाई नहीं देता। इसकी अधिकतर रचनाओं में ऐसे ही है, कोई जासूसी कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई विघ्न पैदा कर रहा है। इस रचना में थोड़ी सी इतनी विशेषता है कि यह दुखांत नहीं है, क्योंकि अंत में दो जोड़ियों की शादी हो जाती है। अन्यथा तो इसके शेक्सपियर के नाटक जो हैं और जिनको अधिक प्रसिद्ध माना गया, ये उल्टी बात, वो सारे के सारे दुखांत है। मतलब दुख उत्पन्न करने के लिए, अपने आप को दुखी करने के लिए आप दर्शक बनेंगे, अपने आप को दुखी बनने के लिए आप पाठक बनेंगे। साहित्य, मैं मानता हूं, सुख देता है, साहित्य आनंद देता है। हाँ, कभी रुला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रुलाएगा। इसकी रचनाओं में रुलाना है, और इसीलिए भारत की साहित्यिक परंपरा में दुखांत हो कथा, ऐसा विचार ही नहीं किया गया एकाध अपवाद को छोड़कर। क्योंकि स्वस्थ समाज है, हंसता मुस्कुराता समाज है, जहां आनंद है, जहां सतचित आनंद का विचार है, वहां सर पीटना, दुखी होना, ये तो चर्च का विचार है। और इसमें देखिए एक और बात है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक जो कथा है, उसी के समानांतर इसमें, मतलब मैं तो दंग रह गया सुन करके कि मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा ही शेक्सपियर ने इसलिए कि वह घोर यहूदी द्रोही था, यहूदियों से घृणा करता था। मैं तो मानता हूं उसमें और हिटलर में क्या फर्क था। हिटलर के पास शक्ति थी तो उसने इन लोगों को मार दिया, इसके पास लेखनी थी तो लेखनी से मारता रहा वो यहूदियों को। तो आप देखिए कि समझ नहीं आता कि ये इतना बड़ा यहूदी, यहूदियों से घृणा करने वाला क्यों था। एक जगह बेनेडिक्ट जो यहूदी, वो क्या कहता है, उसको कहलवाया है, शेक्सपियर लिखता है कि एक नीच और घृणित यहूदी हूं, अगर अब भी मैंने इससे प्यार नहीं किया तो। ये बेनेडिक्ट बोलता है, नीच और घृणित यहूदी हूं। आप बताइए, आप कुछ भी हो, क्या आप ऐसा वाक्य बोलेंगे कि मैं एक नीच और घृणित हिंदू हूं या नीच और घृणित सिख हूं? ऐसा तो कोई नहीं बोलता। शेक्सपियर ने बुलवाया है। शेक्सपियर की लेखनी ने वही काम किया है जो हिटलर की बंदूक ने किया है। दोनों में रत्ती भर का अंतर नहीं है, केवल इस कारण से कि वो यहूदियों से घृणा करता था। किसी भी स्वस्थ मनुष्य को शेक्सपियर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। वह लेखक नहीं था, वह एक प्रकार का हत्यारा था। यहां एक यहूदी की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण यहूदी समाज को वह गाली दे रहा है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो वो ईसाई मिशनरी की भूमिका निभाता है, क्योंकि लास्ट में शाइलॉक से कहा जाता है कि तुम तभी बचोगे जब तुम ईसाई बन जाओगे। वह यहूदी है। पूरा का पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक को अपमानित करने के लिए लिखा गया नाटक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर क्या व्यक्ति था। आशा है यह विवेचना, विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को लाइक करें और टिप्पणी अवश्य करें। आपसे विदा लेते हैं। किसी और दिन किसी और विषय पर मैं आपके सम्मुख फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।